उर्दू नावल जुगनू। राइटर सुंदस जमील। कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती की देन होते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान को वो हर चीज़ मिल जाए जो वो चाहता है। कुछ फ़ैसले इंसान की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वही फ़ैसले बेहतरीन साबित होते हैं। अगर अपनी ख्वाहिश से एक फूल की चाहत करते हो और आपकी चाहत के बरखिलाफ आपको आपकी चाहत एक फूल न मिले लेकिन एक गुलदस्ता मिल जाए। बाज़ औक़ात इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले तो हो जाते हैं जिस पे वो शिकवा भी करता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया गया हर फ़ैसला गलत साबित हो। बाज़ दफ़ा वो फ़ैसला बहुत बेहतर भी साबित हो सकता है। इसलिए इंसान को हर वक्त को कबूल कर लेना चाहिए, न जाने कौन सा वक्त उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो। ममा, ममा। नबीला बेगम किचन में मसरूफ़ थीं जब कुर्रतुल-ऐन चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। ममा। क्या हो गया ऐन? नबीला बेगम ने अपनी अकलौती बेटी से पूछा। ये पूछे ममा, क्या नहीं हुआ? क्या है ऐन? ममा, मेरी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है और मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गई हूँ, वो चीख कर बोली थी। माशाअल्लाह मेरा बच्चा। नबीला बेगम ने उसके सर पर प्यार किया। दरमियाना कद, भूरी माइल आंखें, लंबे बाल, गोरी रंगत, काली टी शर्ट और सफ़ेद पैंट पहने वो मॉडर्न होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। बस मामा, मैं पहले बाबा को बताऊंगी, वो खुशी से कहती वहां से भागी थी। अरे ऐन सुनो तो, तुम्हारे डैड हदीद के साथ हैं। लेकिन वो अनसुना करके वहां से भागती चली गई। नबीला बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे, एक मुलाजमा ने प्यार से कहा। बाबा। वो भागती हुई अंदर दाखिल हुई, लेकिन सामने अब्दुल हदीद को देखकर वो वहीं स्टॉप हो गई। अंदर दाखिल होते ही उसके कदमों को ब्रेक लग गई और एक शर्मिंदगी उसके खूबसूरत चेहरे पर वाज़ेह थी। लेकिन अंदर आते ही वो सामने वाले का दिल डोल कर गई थी। ऐन ने शर्मिंदगी से सलाम किया, जिसका जवाब दोनों ने दिया। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बेटा, अंदर आओ, कोई काम था क्या? वो मैं रिजल्ट बताने आई थी, ऐन कहकर जल्दी से जाने लगी थी। ऐन बेटा, जावेद साहब ने पुकारा। जी बाबा। बेटा रिजल्ट तो बता दो। जी। हदीद उसे मुस्कुराकर देख रहा था। बाबा, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब उसके लहजे में वो जोश नहीं था। माशाअल्लाह, जावेद साहब ने बेसाख्ता कहा। कंग्रेचुलेशंस ऐन, हदीद ने दिल से कहा था। थैंक्स, ये कहकर वो रुकी नहीं थी। हमारी ऐन बहुत लायक है हदीद। जानता हूँ मामू, ये कहकर वो अपने काम में दोबारा मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन हदीद का ध्यान शायद अब भी कहीं और था। अपनी पार्टी कब है? वो जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, उसकी बात पे अचानक चौंक गई। पार्टी बहुत जल्द मेरे गुलाब जामुन। अपी। वो जो मज़े से पार्टी लेने आया था, गुलाब जामुन सुनकर उसका पारा हाई हो गया। अपी, सबसे पहले मेरा नाम बुरहान जावेद है, और दूसरी बात मैं उम्र में छोटा हूँ तो क्या, कद में तो आपसे बड़ा हूँ और रंग रूप में भी आपसे गोरा, लिहाजा अब आप मुझे गुलाब जामुन नहीं कह सकती, समझिए आप? वो बाकायदा उंगली उठाकर बोला था। ऐन ने उसकी पूरी बात सुनी और आखिर में आहिस्ता से बोली, पार्टी चाहिए? क्या ऐन अपी, अब छोटा भाई मजाक भी नहीं कर सकता? वो जैसे लाइन पे आया था। ओके बड़ी, शाम को चलेंगे, उसने जैसे गोया तसल्ली दी। ओके। 1 घंटे में शाम होने वाली है, आप न जाकर तैयार हो जाएं, वैसे भी बहुत देर लगाती हैं आप, वो कहकर भागा था। बुरहान तैयार होकर इंतज़ार कर रहा था। इसके घर के 2 ही बच्चे थे, बुरहान और कुर्रतुल-ऐन। दोनों ही एक दूसरे की जान थे। पूरा दिन भागते, उधम मचाते। इस बड़े से घर में अगर रौनक थी तो इन दोनों की वजह से थी। दोनों ही इकलौते थे, घर के लाडले थे। ऐन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और बुरहान अभी पढ़ रहा था। ऐन के कज़न्स भी थे,
जिनके साथ ऐन का काफ़ी उठना बैठना भी था। अभी तो उसने अपने कज़न्स को भी पार्टी देनी थी। अपी, आ भी जाएं, वो नीचे खड़ा आवाज़ दे रहा था। हदीद काम ख़त्म करके घर जा रहा था। हाय बडी, दोनों ने ताली मारी। आपका काम ख़त्म हो गया? बुरहान ने पूछा। वो अपने काम के सिलसिले में कोई हेल्प लेने आया था। वैसे तो वो मामू का लाडला था, आता रहता था, लेकिन आज उसे पूरा दिन ही हो गया था। हाँ हो गया, अब बस घर जा रहा हूँ, हदीद ने जवाब दिया। आप भी हमारे साथ आ जाएं, ऐन आपकी ट्रीट दे रही हैं, उसने जैसे राजदारी से कहा। इस वक्त जा रहे हो? हदीद भाई कम ऑन, वो लंबा करते हुए बोला। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, आपकी जितनी हाइट हो गई है। हाइट होने से क्या होता है बुरहान? अकल तो घुटनों में ही है ना। अच्छा सुने हदीद भाई, आप भी चले ना साथ? नहीं, मैं बस घर जाऊंगा, अभी बहुत काम है। ये गुर्बत जो होती है ना, बड़ी कमबख्त होती है, इंसान की छोटी छोटी ख्वाहिशें मार देती है। चलो ना। नहीं ना, वो जैसे उसकी एक्टिंग कर रहा था। चलो बुरहान, वो जैसे भागती हुई आई थी। हदीद ने सिर्फ एक नज़र देखा और फिर नज़रों का जाविया बदल दिया। वो लाख मॉडर्न से ही, लेकिन बाहर जाने के लिए ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनती थी। इस वक्त भी वो गहरे सब्ज रंग की लंबी फ्राक में मलबूस थी। बालों को खोला हुआ था, लेकिन सर पर हल्का सा दुपट्टा था। हदीद जैसे ही जाने लगा, बुरहान ने इसका हाथ पकड़ लिया। हदीद भाई भी जा रहे हैं साथ। यकीनन इसे पसंद नहीं आया था, लेकिन वो खामोश हो गई। ओके, ये कहकर वो कार में बैठ गई। हदीद ने मुड़ के बुरहान को देखा, जो दांत निकाल रहा था। तुम भी ना? लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा। हदीद ने ड्राइवर से चाबी ले ली। बुरहान आगे हदीद के साथ और ऐन पीछे बैठी थी। हदीद ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोकी, वही रेस्टोरेंट जहां ऐन कई बार आ चुकी थी, जो उसका फेवरेट था। बुरहान ने दिल खोल के ऑर्डर दिया था, जबकि ऐन ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। हदीद ने भी अच्छे से खाया था। भूख तो वैसे भी लग रही थी। खाने के बाद हदीद ने बिल देखा, जो 10,800 रुपये था। ऐन ने कार्ड निकाला। ये क्या कर रही हो ऐन? क्या कर रही हूँ? बिल पे करना है। ये ट्रीट मेरी तरफ से थी, ऐन ने उसे बताया। नहीं ऐन, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हारे रिजल्ट से, इसलिए ये मेरी तरफ से। लेकिन, ऐन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। बुरहान को ट्रीट फिर दे देना। क्यों बुरहान? लेकिन हदीद भाई, क्या हो गया? इतना गरीब भी नहीं हूं मैं, हदीद ने मजाक में बात टाल दी। हमारा वो मतलब नहीं था, ऐन ने बताना ज़रूरी समझा। जानता हूँ, अब चलें? जी। हदीद बिल पे करके दोनों को घर छोड़ के अपनी बाइक लेके वहाँ से निकलता चला गया। ये जो गुर्बत होती है ना, तरस खाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन हदीद ने कभी नहीं चाहा था कि कोई इस पे तरस खाए। वो लाख गरीब से ही, लेकिन उसके ज़मीर ने कभी गवारा नहीं किया था कि कोई अपने पैसों से उसकी ख्वाहिशें पूरी करे। गुर्बत में से ही, लेकिन वो जो खाता, जो पहनता, जैसे रहता, सब कुछ खुद करता था। सेल्फ रिस्पेक्ट तो कूट कूट कर भरी थी इसमें। शायद इसीलिए वो जावेद साहब के बहुत करीब था। हदीद, खाना लगा दूं? नहीं अम्मी, मैं खा के आया हूँ। लो भाई, यहाँ घर पर खाने के लाले पड़े हैं और ये नवाब साहब बाहर से खा के आ रहे हैं। बस करो हादिया, मेरा बेटा अभी आया है। हदीद को रोज़ के इन तानों से चिढ़ हो गई थी। क्यों भाभी? क्या चीज़ है जो पूरी नहीं होती? खाना पीना पहनना सब कुछ तो पूरा होता है, फिर रोज़ रोज़ के ताने क्यों देती हैं आप? क्या पूरा है हदीद? एसी नहीं है मेरे कमरे में। अर्शीन खड़ी कभी भाई को देखती तो कभी भाभी को। बस कर दो हादिया, बस कर दो। बच्चा अभी थक कर आया है और तुम्हारी जुबान फिर से शुरू हो गई है। हाँ, मैं हूं ही गलत। न जाने क्या क्या कहा था शादी से पहले, और अब तो। वो मुंह बनाकर कमरे की तरफ चली गई। अम्मी, फिरोज भाई किधर हैं? वो क्या दोस्तों में है? हदीद ने अंदाजा लगाया। अम्मी, आप क्यों सर झुका रही हैं? छोड़ें। हर्षीन, हदीद ने बहन को पुकारा। जी भाई। एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द है। जी भाई, बना देती हूँ। हदीद की दो बहनें थीं, एक की शादी हो गई थी, फिर फिरोज था, वो भी शादीशुदा था। दो बच्चे थे, जो कि छोटे थे, लेकिन बला के शरारती थे। दोनों ही बेटे थे, एक का नाम शयान और एक का खुरम था। फिर हदीद था,
उसके बाद सबसे छोटी अरशीन। बाप को मरे हुए 5 साल गुजर गए थे और घर का सारा निज़ाम हदीद के सर पे था। तब फिरोज़ का एक ही बेटा था, लेकिन वो महीने के चंद हज़ार कमाते और बाकी का वक्त दोस्तों में गुजार देते। ऐसे में किसी को तो घर संभालना था और वो हदीद था। घर की सारी जिम्मेदारी इसने निभाई थी। अरशीन अभी पढ़ रही थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा, घर के राशन का खर्चा, बिल, सब कुछ हदीद के ज़िम्मे था। ऐसे में हदीद के सपने और उसकी ख्वाहिशें सब अधूरी रह गई थी, लेकिन सबकी जिम्मेदारी हदीद ने पूरी की थी। और रात को अलग मेहनत करके उसने अम्मी के कमरे में एसी लगवाया था। अम्मी का कमरा बड़ा था, इसलिए रात को भाभी एसी की वजह से वहीं सो जाती, लेकिन उनके ताने जारी रहते, जिसे हदीद बड़े ज़ब्त से सुनता था। क्यों? क्योंकि वो गरीब था? नहीं, क्योंकि वो किसी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए हर बात खामोशी से सुनता और बर्दाश्त कर लेता था। चाय पीने के बाद उसने अपनी शर्ट अलमारी में टांगी और पंखा तेज करके लेट गया। उसका कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बेड था, एक अलमारी थी जिसके साथ शीशा लगा हुआ था। बेड के दाएं तरफ वॉशरूम था और बाएं तरफ 2 सिंगल सोफे थे, और बेड के सामने अलमारी थी और अलमारी के साथ दरवाज़ा था। वो बेड पर बुनियान पहने लेटा था, नज़रें छत पर लगे पंखे की तरफ थीं। उसे तो एसी के बगैर नींद नहीं आती होगी। गर्मी क्या होती है, गुर्बत क्या होती है, उसे तो मालूम भी नहीं होगा। वो पंखे को घूरते हुए बुड़बुड़ा रहा था। ऐसी जगह तो वो कभी नहीं रह पाएगी जहाँ मैं रहता हूँ। मेरी गुर्बत भी अब मोहब्बत के आड़े आएगी। न जाने वो क्या क्या सोच रहा था। सुबह उसने जॉब पर भी जाना था। उसने लंबी सांस ली और करवट बदल ली। सुबह सुबह वो 8 बजे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा था, जब साइमा आपा बच्चों के साथ घर में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, हदीद ने सलाम किया था और अपने बहनोई फाखर को गले लगाया था। कैसी हैं आपा? हदीद ने पूछा। ठीक हूँ, और तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अरे साइमा आपा, आप रहने आई हैं? हादिया ने पूछा था। नहीं, बस मिलने आई हूँ। अच्छा, हादिया ने मुंह बनाकर कहा। अच्छा आपा, शाम को मिलते हैं, कहकर हदीद वहाँ से चला गया। मामूल के मुताबिक हादिया बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कमरे में बंद हो गई थी। अम्मा और साइमा आपा दोनों बातों में मसरूफ़ हो गई थीं। मामा, वो कब से खामोश थी, अब अचानक उसने पुकारा था। बुरहान ने भी सर उठा के देखा था। फुप्पू के और भी तो बच्चे हैं ना? लेकिन बाबा को हदीद में क्या नज़र आता है? ऐन ने सोच के पूछा था। और भी अच्छे हैं, लेकिन हदीद समझदार और सुलझा हुआ है। शुरू ही से तुम्हारे बाबा और हदीद में एक लगाव रहा है। हमारे हिस्से का प्यार भी वही ले रहा है, वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाई। अपी, बुरहान ने पुकारा, आए हम चेस खेलते हैं। अभी नहीं बुरहान, अपी प्लीज़, इस वक्त ना मुझे आराम करना है। हाँ, आराम करके ना आप इतनी मोटी हो गई हैं। वो मुंह चढ़ाकर भागा था। बुरहान के बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उठ के इसके पीछे भागी। दोनों की हंसी की आवाज़ पूरे घर में सुनाई दे रही थी। साइमा आपा के बच्चों ने घर में उधम मचा रखा था। आई तो वो शाम तक के लिए थी, लेकिन बच्चों ने तंग कर रखा था। हदीद जब घर में दाखिल हुआ तो सहन का नक्शा बिगड़ा हुआ था। बच्चों, उसने आके सारे कुशन सोफे पर रखे। हाँ हाँ करो, बहन आई है तुम्हारी। हादिया सर पर दुपट्टा बांध कर आई। मेरे बच्चे होते तो तुम घर सर पर उठा लेते। साइमा खामोश थी। हाय साइमा, तुम्हारे बच्चे बहुत ही शरारती हैं भाई। अरे अर्शीन, ज़रा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी भाभी। अर्शीन उठ गई और हदीद कमरे में जा चुका था। हदीद। जी आपा, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। वो सीधा होकर बैठ गया। जी कहें। देखो हदीद, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हो। अल्लाह करे आगे और भी कामयाबी मिलती रहे, इसलिए तुम्हें अब शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। अपा, आपको अम्मी ने भेजा है? हदीद, अम्मी गलत नहीं कह रही। अपा, अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। कोई पसंद है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है अपा, और अगर पसंद भी होती ना, तब भी मैं तैयार ना होता। अपा प्लीज़, आप ज़बरदस्ती मत करें, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। साइमा खामोश हो गई। वो भला आप क्या कर सकती थी?
वाह एन, इतना अच्छा रिजल्ट आया तुम्हारा, पार्टी तो बनती है, सोबिया ने मुस्कुराकर कहा था। वो सब लोग टीवी लॉन में मौजूद थे। ये एन की कज़नें थीं, जो ज़्यादा अमीर नहीं थीं, बस ठीक थीं। ये एन के दरमियान वाले मामू की बेटियां थीं। एन के 3 मामू थे और 4 खाला थीं। पहले मामू का नाम जवाद और दूसरे का नाम फरहाद, जिनकी बेटियां इस वक्त एन के घर पर मौजूद थीं। इनकी 3 बेटियां थीं। एक बड़ी जिसका नाम सोबिया था, वो एन की कज़न होने के साथ साथ दोस्त भी थी। इसके बाद बेटा जिसका नाम अरीब था, जिसने हाल ही में CS किया था, जिसका रिश्ता एन के मामू एन से करना चाहते थे, लेकिन एन अभी पढ़ रही थी। इसके बाद उर्वा और रुमैसा थी, दोनों ही पढ़ रही थी। बात तो ठीक है सोबिया की, क्यों एन? अब के निदा ने कहा था। यह उसके तीसरे मामू की बेटी थी, जो 2 बहनें और 2 ही भाई थे। एक बहन और भाई की शादी हो चुकी थी। एक भाई जिसका नाम रायद था, वो भी अरीब के साथ CS कर रहा था। और उसके बाद निदा। सोबिया की बहनें और निदा एन से मिलने आई थीं। 2 घंटे से टीवी लॉन में मौजूद गप्पे हाँक रही थीं। जब हदीद लैपटॉप हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ, वो शायद ऑफिस से लंच टाइम में आया था। उसकी जॉब को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने अपनी मेहनत से CA किया था और अब एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब थी। जावेद साहब भी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। एक अच्छे बिजनेसमैन होने की वजह से हदीद उनसे हर काम डिस्कस करता था। अब भी वो शायद कोई नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस करने आया था। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। एन, मामू किधर हैं? उसने सलाम के बाद एन को मुखातिब किया। वो सब दोनों को देख रही थी। बाबा तो बाहर गए हैं, आपको कोई काम था? एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना था, उसने खड़ी को देखते हुए कहा। आप कॉल कर लें, एन ने जैसे हल बताया। मैं कॉल करके आया था, फिर आते ही होंगे। आप तब तक हमें ज्वाइन कर लें, निदा ने एकदम कहा। हदीद और एन ने एक नज़र सबको देखा। नहीं शुक्रिया, मैं लेट हो जाऊंगा। आप लोग एंजॉय करें, हैव फन। ये कहकर वो बाहर निकल गया। एन दोबारा बैठ गई। वैसे एन, तुम्हारे डैड के ख़ानदान वालों में से मुझे ये बड़ा हैंडसम लगता है, निदा ने कहा। अगर ये अमीर होता ना, तो मैंने खुद इसे प्रपोज कर देना था, निदा ने हंसते हुए कहा। तो क्या शादी के लिए अमीर होना ज़रूरी है? ऑब्वियसली एन, अब मैं अमीरी से गरीबी में तो नहीं जा सकती। उसकी बात पे वो खामोश जरूर हो गई थी, लेकिन ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। हदीद इसकी फूफो का बेटा था। हाँ, वो गरीब था, लेकिन इसमें इसका क्या कसूर था? लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अमीरों से ज़्यादा थी। हाँ, वो उसके बाबा के करीब तर था। हाँ, उन दोनों में ज़्यादा बोलचाल भी नहीं थी, लेकिन कोई उसे गरीब कहे, यह भी बर्दाश्त नहीं था उसे। काफ़ी देर बाद जब वो चली गई, तो ऐन खामोशी से कमरे में आ गई, जहाँ बुरहान वीडियो गेम खेल रहा था। ऐन कुछ उलझी उलझी सी दिखाई दे रही थी। बुरहान ने एक नज़र उसे देखा। क्या हुआ अपी? बुरहान, एक बात बताओ, अगर इंसान गरीब है तो इसमें इसका क्या कसूर? किसी ने गरीब कह दिया? बुरहान ने जैसे मजाक में पूछा था। आई एम सीरियस बुरहान। एन अपी, अगर कोई गरीब फैमिली से है तो इसमें इसका कसूर नहीं। अगर हम गरीब फैमिली से होते तो आपका और मेरा क्या कसूर होता? बुरहान ने आराम से कहा। एन ने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर दुनिया वालों को गरीबी से क्या मसला होता है? एन फिर उलझ गई थी। ये तो दुनिया वालों से पूछना पड़ेगा। एन खामोश हो गई। गेम खेलने का उसका कोई इरादा नहीं था, लिहाजा वो लिहाफ लेकर लेट गई। मामा, कोई आया है क्या? तुम्हारे फरहाद मामू आए हैं, एन ने इस बात में सर हिला दिया था। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो अपने मामू से उतनी अटैच नहीं थी जितना हदीद अपने मामू से था। देखो जावेद, एन की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई है और अरीब का CS भी। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। अब मैं उसकी शादी में देर नहीं करना चाहता। फरहाद सिर्फ बात करने आया था। फरहाद, तुम्हारी बात ठीक है, एन की शादी भी होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता। जावेद ने साफ बात की थी। ठीक है, तुम बात करो, घर में मशवरा कर लो, बेटी की मर्जी जान लो, लेकिन जावेद, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे कुछ वक्त दो। ये एक फॉर्मल सी मुलाकात थी जो दोनों में हुई थी। जावेद सीधी बात करने वाला शख्स था। जो दिल में था वही ज़ुबान पे था। अपने ख़ानदान में वो सबसे बोलते, सबकी सुनते, हर काम में मशवरे भी लेते थे, लेकिन करते वही थे जो उनको ठीक लगता था।
ये बात अभी उन्होंने नबीला से करनी थी, लेकिन फैसला तो जावेद साहब ने ही करना था। रात के 10 बज रहे थे जब जावेद साहब ने तफसील से बात की। नबीला बेगम बगौर उनका चेहरा देख रही थी। क्या आप मुतमिन नहीं हैं या कहीं और से प्रपोजल आया है? मेरी अकलौती बेटी है ऐन, फैसला सोच समझ के करूँगा। वैसे जावेद, अरीब में कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ। कमी तो कोई नहीं है नबीला, लेकिन यहाँ बात मेरी बेटी की है। नबीला बेगम खामोश हो गई। बात उनकी भी ठीक थी। रिश्ता चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन हाँ तो मुतमिन होके ही किए जाती है ना। और कहीं ना कहीं जावेद साहब मुतमिन नहीं थे। सुबह इतवार थी और जावेद साहब हदीद से बात करना चाहते थे, उसकी भी राय लेना चाहते थे। अपने दिल की हर बात वो हदीद से कर लिया करते थे और वो हर बार उन्हें मुतमिन कर देता था। इस बार भी शायद मुतमिन हदीद ने ही करना था। अब बस कल वो हदीद से बात करके ऐन से बात करना चाहते थे, जो इस रिश्ते से अभी बेखबर थी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वो इस वक्त स्टडी टेबल में मौजूद थे। जावेद साहब ने नज़र उठा के देखा। सलाम का जवाब देकर दोबारा नज़रें मुताले पर जमा दी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जो हदीद से बात करते हुए मौजूद होती थी। वो आके आराम से कुर्सी पर बैठ गया। क्या बात है मामू, आज तो मुस्कुराने का अंदाज ही अलग है। उसने चेहरे पर जैसे कुछ खोजना चाहा। अच्छा। जावेद मामू की मुस्कुराहट वैसे ही कायम थी। मैंने तुम्हें एक मशवरे के लिए बुलाया है। 1 मिनट। आई गेस, हदीद ने शरारती लहजे में कहा। ओके, लेकिन तुम गेस नहीं कर पाओगे, जावेद मामू ने आराम से जवाब दिया। कहीं आप कोई कंपनी तो नहीं खोलने वाले? वो हंसते हुए बोला। नई कंपनी खोलना आसान नहीं है हदीद। अच्छा, वो मायूस हुआ। कहीं आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च तो नहीं करने वाले? उन्होंने मज़े से जवाब दिया। कुछ ऊपर का सोचो हदीद, जावेद मामू ने जैसे हिंट दिया, क्योंकि एक वही तो था जिससे जावेद अपनी ज़िंदगी के हर मसाइल डिस्कस करते थे। एक वही था जिससे हंसी मजाक भी करते थे। जब वो पैदा हुआ था, सबसे पहले गोद में उन्होंने ही उठाया था। ऊपर का क्या हो सकता है? वो जैसे सोच में पड़ा था। हदीद, मैंने कहा था ना, तुम गैस नहीं कर पाओगे। अच्छा, चलें आप ही बता दें, उसने जैसे हथियार डाले। जावेद मामू अब संजीदा हुए थे। इस बार बात घर की है और सीरियस भी। घर का सुनकर हदीद यकदम संजीदा हुआ था और सवालिया नज़रों से मामू को देख रहा था। वो कई लम्हे खामोशी से देखते रहे और वो उनके बोलने का इंतज़ार करता रहा। ऐन के लिए रिश्ता आया है, ये खबर थी या धमाका जो उसके सर पर हुआ था? क्या? वो एकदम खड़ा हो गया। जावेद मामू ने उसे उसके रिएक्शन पर देखा था। क्या हुआ हदीद? कुछ नहीं, वो जैसे शर्मिंदा होकर यकदम बैठ गया। किसका प्रपोजल है? आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। अरीब का, जावेद साहब ने बगौर उसे देखकर जवाब दिया। क्या हुआ हदीद, तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? नहीं मामू, वो बज़ाहिर मुस्कुरा के बोला। फिर वो उसे सारी बात बता रहे थे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं? उसे बार बार बस यही सुनाई दे रहा था, ऐन का रिश्ता आया है। सारी बात बताने के बाद भी वो कुछ नहीं बोला। अब जावेद साहब परेशानी से उसे देख रहे थे, जिस पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। हदीद, क्या हुआ, तुमने मेरी बात सुनी भी है? उसने यकदम देखा, फिर आहिस्ता से बोला। मामू, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? हदीद, यहाँ बात मेरी बेटी की हो रही है। जानता हूँ, लेकिन आप बताएं ना कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। तुम मेरे लिए मेरी औलाद जैसे हो। जावेद साहब का लहजा हनूस नरम था। और मैं आपकी नज़र में कैसा लड़का हूँ? उसने सर झुका के बोला था। हदीद, आज अचानक ये सवाल? बताएं ना मामू, उसने झुके सर से ही कहा था। अपना सर उठाओ हदीद, तुम इस काबिल हो कि सर उठा के चल सको। आज तक तुमने सिर्फ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सर झुक नहीं सकता। क्या बात है हदीद? जावेद साहब ने नर्म लहजे में पूछा। उसने सर उठा के देखा और आज पहली बार जावेद साहब ने उसकी आंखों को झिलमिलाते देखा था। मामू, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। जावेद साहब ने उसे देखा था। न जाने कौन सी बात थी
जो हदीद को इतने बुरे तरीके से परेशान कर गई थी। तुम्हें क्या चाहिए हदीद, बताओ मुझे। जावेद को अपनी बात भूल गई थी। वो नरमी से इसे कह रहे थे। आप मुझे दे देंगे मामू, वो खोए हुए लहजे में बोला। हाँ हदीद, बताओ क्या चाहिए, उन्होंने सब्र से पूछा। पता नहीं मामू, लेकिन अगर आज नहीं कह पाया तो पूरी उम्र पछताता रहूँगा। हदीद, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अब बताओ क्या चाहिए। मुझे ऐन चाहिए। जावेद साहब ने उसे हैरानी से देखा। उन्हें यकीन नहीं आया था कि हदीद कोई ऐसी बात कर सकता है। उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई और बात सुनी हो। मुझे ऐन चाहिए मामू, उसने अपनी बात दोहराई। उसका लहजा रंधा हुआ था, जैसे वो बड़ी तकलीफ से कह रहा हो। ये क्या बकवास है हदीद। जावेद साहब का लहजा यकदम उखड़ गया, जैसे उन्हें ये बात पसंद ना आई हो, जैसे ये बात गुस्सा दिला गई हो। बकवास नहीं है मामू, मेरी मोहब्बत है। वो उठ के उनके कदमों में बैठ गया। प्लीज़ मामू, मेरी मोहब्बत को मेरी गरीबी की सज़ा मत देना। जावेद साहब उसे शाक नज़रों से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आया था कि उनके कदमों में बैठा हदीद अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा है, वो मोहब्बत जो उनके लिए सबसे अहम थी। प्लीज़ मामू, पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, मुझे इनकार मत करें। वो अपने कदमों में बैठे हदीद को झटक नहीं सकते थे, उसे वहाँ से उठा नहीं सकते थे। ये किस परेशानी में डाल गया हदीद उन्हें। उठो हदीद और जाओ यहाँ से। लेकिन मामू, मैंने कहा जाओ। वो बोझल कदमों से बाहर निकला तो सामने से ऐन आती हुई दिखाई दी। हाथ में चाय की ट्रे थी, शायद वो दोनों को चाय देने आ रही थी। वो रफ हुलिये में थी, टी शर्ट के साथ खुला ट्राउज़र पहन रखा था। हदीद ने उसे एक नज़र देखा, वो दोबारा उसे देखना नहीं चाहता था। उसे लगा अगर उसने बात की तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा। वो गुजर के जाने ही लगा था जब ऐन ने रोका। आज आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैं चाय। उसकी बात मुंह में ही रह गई थी जब हदीद ने उसे आंखें उठा के देखा था, जो रोई रोई सी मालूम हो रही थी। सिर्फ एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा, और इस पल में हदीद को लगा था कि उसने ऐन के साथ साथ आज मामू को भी खो दिया है। अगले ही पल वो बगैर कुछ बोले लंबे कदम उठाता वहां से निकलता चला गया। ऐन कंधे उचकाती स्टडी रूम में दाखिल हुई। जावेद साहब अब भी ऐसे ही बैठे थे। बाबा, जाओ यहाँ से। बाबा, लेकिन चाय। अभी वो बात पूरी नहीं कर पाई थी जब जावेद साहब तेज आवाज में बोले थे, ऐन जाओ यहाँ से। ऐन की आंखों में यकदम आंसू आए थे। वो चाय की ट्रे लिए वहां से निकल गई। बाबा मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा बगैर वजह डांटते हैं, उसने दुरुस्ती से आंखें साफ करके सोचा। चाय वैसे ही किचन में रखकर दोबारा कमरे में चली गई। दोपहर का वक्त था। नबीला बेगम आराम कर रही थीं, जबकि बुरहान दोस्तों के साथ था।